जहां रामगढ़ थाना क्षेत्र में 5वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने के बाद इलाके में कोहराम मचा है। नाबालिग छात्रा बगल के गांव में ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन वो नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। गांव के बाहर सड़क किनारे उसकी साइकिल देखकर परिजनों के होश उड़ गए। उससे थोड़ी ही दूरी पर झाड़ी में बच्ची की लाश पड़ी थी। इसके बाद परिजनों का माथा ठनक गया। घटनास्थल पर कई आपत्तिजनक सामान पड़े थे। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी गठित कर सभी बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि जो अभियुक्त है उसको चिन्हित करके कर दिया जाएगा, जल्दी कर लिया जाएगा और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी क्या पता चला है कि गैंग रेप है कि सिंगल? अभी प्रथम दृष्टया हम लोग इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं, इसके पश्चात ही हम बता सकेंगे आपको इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के बाद में। और देखिए, दुमका की घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हाथ है। हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया और डीजीपी को पूरे मामले की जांच कराकर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। क्या कुछ कहा, देखिए। हेमंत सोरेन ने दुमका में 12 साल सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने के मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को इस मामले में संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। दुमका में एक बच्ची के साथ हुई हैवानियत पर विपक्ष ने राजनीति शुरू कर दी है। दुमका में उपचुनाव है और इसे देखते हुए बीजेपी प्रत्याशी लुइस मरांडी ने तपाक से इस घटना को लपकते हुए सरकार पर हमला बोला है। लुइस मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड की आदिवासी बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो देखिए, दुमका उपचुनाव का भी असर दिख रहा है। लुइस मरांडी जो बीजेपी की कैंडिडेट है, वहां से उन्होंने ट्वीट किया है और साफ तौर पर लिखा कि झारखंड में आदिवासी बच्चियां जो है कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और अगली खबर जमशेदपुर के मानगो से, जहां जमीन विवाद को लेकर दो परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई है। लाठी डंडे और चाकू से एक दूसरे पर हमला किया गया। इस झड़प में एक युवक की चाकू लगने से मौत भी हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोग फरार हो गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अच्छा, मेरा बेटा देखिए जवान 18 साल का था सर, मर गया था। क्या चीज से मारा? वो लेकिन आज मैं चाकू तोड़ लिया सर, बैग लेके। झंझट चला रहा था बाप बेटे के बीच में। उसी में बाप और बेटे के बीच में मारपीट हुई है। इसमें ऐसी जानकारी है कि इसका जो बाप बेटे में विवाद था, बेटे के बेटे को कुछ आपस में ही परिजनों के द्वारा मिलकर मारपीट की गई है। इससे अभी सूचना मिली है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। और अब बात डीवीसी के बकाये मद की राशि के कटौती की। केंद्र सरकार ने डीवीसी की ओर से झारखंड सरकार पर बकाया बिल 5600 करोड़ रुपए के एवज में राज्य सरकार का 1417 करोड़ रुपए काट लिया है। केंद्र सरकार के इस कदम पर झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इस कटौती से केंद्र पर हमलावर है, तो बीजेपी ने इस मामले पर राजनीति के बजाय केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल कायम करने पर जोर दिया है। झारखंड और झारखंड के लोगों के साथ इस तरह का क्रूर मजाक अगर केंद्र सरकार करती है, तो उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि विभिन्न पीएसयूज में जो हमारे बकाये हैं, करीब 70,000 करोड़ रुपए झारखंड का बकाया है, और उसमें कोई मध्यस्थता या कोई दिलचस्पी केंद्र सरकार क्यों नहीं लेती? जो भाजपा नीति सरकार थी, उसके द्वारा किए गए पापों का आज दंश झारखंड वासियों को झेलना पड़ रहा है। तो ये झारखंड वासियों के साथ आज जो ये सौतेला व्यवहार कर रही है, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। केंद्र सरकार को मदद करना चाहिए, वहां कटौती कर रही है, जिसका राष्ट्रीय जनता दल घोर विरोध करती है, निंदा करती है। उनकी जो साजिश है, वो साजिश सफल नहीं होने वाली है। किन परिस्थितियों में ऐसी बातें हुई हैं, इसमें तह में जाने की जरूरत है। अन्यथा इस तरह की चीजों पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तो केंद्र सरकार द्वारा डीवीसी का 5,608 करोड़ रुपए बकाया नहीं चुकाए जाने पर अक्टूबर में राज्य सरकार के खाते से पहली किस्त के रूप में 1417.50 करोड़ रुपए काटे जाने पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार बढ़ गई है।
सत्तारूढ़ दल जेएमएम ने जहां केंद्र पर निशाना साधते हुए झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया, तो वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि यह बकाया पूर्ववर्ती सरकार के समय का था, जिसको लेकर राज्य सरकार विचार कर रही थी, मगर केंद्र ने झारखंड की मांग को अनसुनी करते हुए पैसों की कटौती कर ली, जो अनुचित है। तो सरकार अपने स्तर से जो भी निर्णय लेगी, लेकिन पार्टी इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है और बहुत जल्द पार्टी सरकार के इस तरह के रवैये का विरोध भी करेगी और केंद्र सरकार को उनका उचित स्थान भी बताने का काम करेगी। एकदम अनुचित है। आप देखिए, वो रोना रोते हैं कि कोरोना है, कलेक्शन नहीं हो रहा है, जीएसटी नहीं दे पा रहे हैं, कर्ज की बात कर रहे हैं और वो हमारा काट रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अपने लिए अलग स्टैंडर्ड और झारखंड। इधर रांची के मेयर ने नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मेयर ने कहा कि टैक्स वसूली को लेकर नगर आयुक्त ने भले ही श्री पब्लिकेशन स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड से इकरारनामा किया हो, लेकिन जब तक निगम परिषद की अनुमति नहीं मिलती तब तक श्री पब्लिकेशन रांची में काम नहीं करेगी। पूरे मामले पर मेयर ने नगर आयुक्त का पक्ष जानने के लिए बैठक बुलाई, लेकिन 2 दिन तक इंतजार करने के बाद भी जब नगर आयुक्त मुकेश कुमार नहीं पहुंचे तो मेयर ने कहा कि जिस तरह से नगर आयुक्त बैठक से भाग रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि वो भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है। वहीं मेयर ने साफ किया कि इस पूरे टेंडर में जमा किए गए दस्तावेजों की उन्होंने जांच कराई, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। वहीं पूरे मसले पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भी मेयर पर हमला बोला है। सरकार का आदेश को पालन करते हुए जो नियम है उस नियम को आप फॉलो कीजिए, आप कायदा कानून समझिए, नगर निगम को समझिए, यहाँ का जो एक्ट बना हुआ है उसको समझिए, पढ़िए, फिर काम कीजिए। मैडम 2 सवाल है। पहला, सुनेंगे नहीं तब तक मैं लड़ूंगी। मेरा ये आपने देखा होगा गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, कानून से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है। जो कानून होगा आपने देखा होगा, हमने कोर्ट में गए हैं इस विषय को, जब तक कोर्ट निर्णय नहीं ले लेती तब तक कोई काम नहीं कर सकता। वो कौन सी ऐसी चीज है जो मामला अदालत में लंबित होने के बावजूद उनको इस अतिरेक तक ले जा रहा है कि वो अनर्गल बयानबाजियां कर रही हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जो नगर विकास के प्रभार में भी हैं विभाग के, और नगर विकास सचिव से भी आग्रह करूंगा कि स्पैरो के पूरे कार्यकाल की एसीबी से जांच कराई जाए। रांची जिला पुलिस बल में तैनात 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। ये सभी पुलिसकर्मी जेल में बंद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की सुरक्षा में तैनात थे और पूर्व मंत्री के साथ दिल्ली भी गए थे। जानकारी के मुताबिक जेल में बंद योगेंद्र साव आंख का इलाज कराने के नाम पर दिल्ली के एम्स रेफर किए गए थे, लेकिन वो इस दौरान कई जगहों पर घूमते पाए गए। योगेंद्र साव की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों का लोकेशन दिल्ली के विभिन्न जगहों के अलावा पंजाब, हरियाणा और अन्य स्थानों का मिला। इस बात को गंभीर मानते हुए रांची एसएसपी ने साव की सुरक्षा में तैनात सभी 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर इलाज के नाम पर कानून का मजाक उड़ाने पर कब कार्रवाई होती है। तो इलाज के नाम पर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की ओर से किए गए मजाक पर न्यूज 18 भी कुछ सवाल उठा रहा है और यह सवाल बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि इलाज के नाम पर योगेंद्र साव को घूमने की छूट क्यों? साव के साथ गए जवानों ने आखिर इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? सवाल यह भी कि नियम की अनदेखी पर मंत्री पर कार्रवाई कब तक की जाएगी, पूर्व मंत्री पर। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आगे देखिए 200 गांव 200